गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग घर्षण के बारे में पढ़ चुके थे। घर्षण से लाभ हानि और घर्षण को कम और ज़्यादा करने के उपाय भी हमने देखे थे। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कुछ नई चीज़ें देखेंगे और उसी घर्षण से संबंधित कुछ डेरिवेशन भी करेंगे। हम यहाँ पर आज घर्षण गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। घर्षण गुणांक, ठीक है। अब घर्षण गुणांक कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। पहला होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक। अभी तक हमने जो घर्षण को समझा उसमें हमने देखा कि एक तो स्थैतिक घर्षण होता है जब वस्तु पर बल लगाया जा रहा हो लेकिन वस्तु गति ना करे, उस समय वस्तु के और पृष्ठ दोनों की सतह के मध्य जो बल लगता है वो घर्षण बल कहलाता है। दूसरा हमने देखा था गतिक घर्षण। गतिक घर्षण यानी कि जब हमारा लगाए गए बल का मान घर्षण बल से अधिक हो जाता है तो वस्तु गति कर देती है, लेकिन गति करने के बाद भी वस्तु और उस पृष्ठ की सतह के मध्य घर्षण बल लगा रहता है, भले ही वस्तु अपनी गति कर रही हो। तो उस केस में हम उसे कहेंगे गतिक घर्षण। तो घर्षण दो प्रकार का हुआ मेनली, जब वस्तु रुकी हुई है, जब वस्तु गति कर रही है। तो घर्षण गुणांक भी दो प्रकार के होंगे, स्थैतिक घर्षण गुणांक और गतिक घर्षण गुणांक। अब पहले हम समझेंगे कि स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होता है। स्थैतिक घर्षण मतलब जब वस्तु सीमांत घर्षण की अवस्था में है, मतलब रुकी हुई है, उस पर बल तो लग रहा है लेकिन वो रुकी हुई है, तो तब वस्तु और पृष्ठ दोनों की सतह के मध्य जो बल लगता है वो क्या कहलाएगा? स्थैतिक घर्षण कहलाएगा। और वो बल किसके समानुपाती होगा? अभिक्रिया बल के या अभिलंब प्रतिक्रिया के। ठीक है, आप याद रखना, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। अब अभिलंब प्रतिक्रिया ये जो आर है ये आपके लिए नया है, इसका मतलब क्या होता है वो समझेंगे। देखिए, हमने कहा कि किसी भी वस्तु पर जब एक तरफा बल लगाया जाता है, ठीक है, तो वस्तु आगे की तरफ जरूर जाएगी, लेकिन एक बल यहाँ से भी लगाया जाए तो जब दो बराबर विपरीत बल उस वस्तु पर लग रहे हैं तो वो अपनी दिशा या अपनी जगह को चेंज नहीं करेगी। तो एक बल तो हमने लगाया और दूसरा जो प्रतिक्रिया, आपको समझ में आ गया? प्रतिक्रिया वर्ड समझ के ही क्या समझेंगे आप कि कोई बल लग रहा है, उसकी एक विपरीत दिशा में उसके बराबर एक और बल काम कर रहा है, जिसे आप प्रतिक्रिया कहते हैं। आपने न्यूटन के गति के तृतीय नियम में पढ़ा था कि किसी भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर प्रतिक्रिया अभिलंब या अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होता है? यानी प्रतिक्रिया मतलब एक विपरीत बल तो काम कर रहा है लेकिन हमेशा वो लंबवत ही काम करेगा। किसके? वस्तु की दोनों सतह के बीच में जो बल लग रहा है उसके। ठीक है, अब आप देखिए कि जब कोई बक्सा है, कोई भारी बक्सा है जिसको आपने सतह पर रखा है, अब सतह और बक्से की सतह के मध्य जो घर्षण बल है, ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से इस बक्से का एक बल तो आगे की तरफ लग रहा है F, और दूसरा इसका घर्षण बल है जो पीछे की तरफ लग रहा है FS। ये दोनों तो बराबर है क्योंकि सीमांत घर्षण की अवस्था में, लेकिन एक और बल लग रहा है जो है बक्से का भार, जिसे आप कहेंगे वजन, जो उसके द्रव्यमान और जितना उस पर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उसके बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए एक जो इसका भार है वो कहीं ना कहीं इस सतह पर बल का काम कर रहा है। मतलब अगर आप खड़े हैं किसी धरती सतह पर तो आपका जो वजन है, आपका भार है, वो तो इस सतह पर क्या कर रहा है? एक बल के रूप में कार्य कर रहा है। और वो बल किसके कारण है? एक तो आपका द्रव्यमान, दूसरा आपका गुरुत्वाकर्षण बल, जो धरती आपको नीचे की तरफ हमेशा खींचती रहती है। तो अगर ऐसा होता तो आप खड़े खड़े ये धरती फट जाती और आप इसके अंदर चले जाते, क्योंकि बल हमेशा एक तरफ अगर बल लगा तो वस्तु हमेशा आगे की तरफ जाएगी। तो ऐसा यहाँ भी हो सकता था। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आप इस सतह पर खड़े हैं? ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण ये जो बुक है, ये जो वेट है, ये वेट इस टेबल पर रखा हुआ है, मेरा हाथ इस टेबल पर रखा हुआ है, क्यों मेरी तरफ से अगर मैं ऐसे बल लगाऊंगी तो ये टेबल टूट क्यों नहीं जाती?
क्योंकि हमें पता है कि बल तो हमेशा एक ही दिशा में लगेगा, तो एक दिशा में लगने से वो एक ही दिशा में वस्तु को गति करवा देगा। तो हमारा हाथ उस हिसाब से यहाँ बल लगाने से अंदर चले जाना चाहिए था इस टेबल के। हम धरती के खड़े हैं तो हमें अंदर चले जाना चाहिए था। कोई ट्रक भारी सा अगर खड़ा है तो उससे भी धरती के अंदर धंस जाना चाहिए था। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बल जो धरती पर लग रहा है उसका एक विपरीत बल धरती के द्वारा भी आप पर लगाया जा रहा है, और वो बल कहलाता है प्रतिक्रिया बल। और वो बल हमेशा वस्तु और पृष्ठ की जो सतह होती है इस सतह के हमेशा लंबवत होगा, यानी कि बाहर की विपरीत दिशा में होगा। जरूरी नहीं है बाहर की विपरीत हो, पर सतह के लंबवत जरूर होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जब कोई वस्तु स्थैतिक घर्षण या स्थैतिक घर्षण की अवस्था में होती है तो उस वस्तु पे काम करने वाला स्थैतिक घर्षण किसके? उसके अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। यानी इसका मान और इसका मान, इसका बढ़ेगा, घर्षण बढ़ेगा तो प्रतिक्रिया बल का मान भी बढ़ेगा। अब जब समानुपाती है तो इसका एक स्थिरांक होगा, वो स्थिरांक होगा μs। ठीक है, और वही स्थिरांक कहलाता है या गुणांक कहलाता है सीमांत स्थैतिक घर्षण गुणांक कहलाता है। यहाँ पर म्यू क्या कहलाएगा? स्थैतिक घर्षण गुणांक। ठीक है, इस μs का मान होगा स्थैतिक घर्षण बट्टे अभिलंब प्रतिक्रिया। ठीक है, अब ये कहाँ से आया स्थिरांक? तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ समानुपाती होती है, मतलब उसका मतलब है ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। लेकिन हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता कि ये अगर बढ़ रहा है तो ये कितने गुणांक में बढ़ रहा है। भाई 1/2 गुणा बढ़ रहा है, या 5/2 गुणा बढ़ रहा है, या डबल हो रहा है, या तिबल हो रहा है। किस वैल्यू से अगर इसका मान बढ़ रहा है तो इसका भी बढ़ेगा। तो वो गुणांक इसके साथ जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो हमें बराबर का चिन्ह लाना है। बराबर का चिन्ह मतलब हमें एक्यूरेट मान को बताना होगा कि इसका मान इसका मान कितने गुणा से बढ़ेगा। उसी गुणांक को हमने यहाँ पर लिखा है, और जिसे आप कहते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक, क्योंकि यहाँ पर आप स्थैतिक घर्षण की बात कर रहे हो। दूसरा है आपका गतिक घर्षण गुणांक। अब मान लीजिए कि वस्तु क्या कर रही है, उस पर बल लगा दिया और वस्तु गति करने लगी। गति करने लगी तो उसकी सतह के मध्य कौन सा घर्षण काम करेगा? गतिक घर्षण। तो अब उस गतिक घर्षण गुणांक की अगर बात करते हैं तो वस्तु जब गति करती है तो उसका जो गतिक घर्षण होता है वो समानुपाती किसके होता है? वस्तु की अभिलंब प्रतिक्रिया के। क्योंकि वस्तु गति भी कर रही है तो अभिलंब प्रतिक्रिया तो लगातार काम करेगी। वस्तु का जो भार है वो भी लगातार काम करेगा, बल आगे की तरफ लगातार काम करेगा, और घर्षण भी बराबर काम करेगा। ठीक है, तो गति करने का मतलब है सिर्फ वस्तु गति कर रही है, मतलब चारों बल में कोई भी शून्य नहीं होगा। तो F के किसके बराबर होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के होगा। तो F के यानी कि घर्षण गुणांक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल बराबर होगा म्यू के बाय R। यहाँ पर म्यू के क्या होगा? गतिक घर्षण गुणांक है, तो म्यू के भी क्या होता है? F के बाय R। तो चाहे सीमांत घर्षण हो चाहे गतिक घर्षण हो, दोनों ही घर्षण बल बटे इनके अभिलंब प्रतिक्रिया का जो भाग या अनुपात होगा वही इनके बराबर होगा। मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ स्थैतिक घर्षण गुणांक के लिए स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण गुणांक के लिए यहाँ पर गतिक घर्षण को R से भाग देना है। ठीक है, तो ये अपने पढ़े घर्षण गुणांक। इसके अलावा हम 2 कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कोण है आपका घर्षण कोण। घर्षण कोण क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी सतह पर रखी हुई है तो वस्तु के केंद्र पर, मान लीजिए एक बल हमने इसे आगे की तरफ लगाया, बल हमेशा केंद्र पर देखे जाते हैं। ठीक है, तो एक तो हम यहाँ से अगर धक्का लगा रहे हैं तो उसके केंद्र से एक बल आगे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर इनकी सतह के बदले जो घर्षण बल लग रहा है उसको भी मैं इसके जस्ट विपरीत दिखा दूं, क्योंकि वस्तु कौन सी अवस्था में? सीमांत संतुलन की अवस्था में है। सीमांत घर्षण अभी काम कर रहा है, जिसमें लगाया हुआ बल और इसका जो घर्षण बल है वो आपस में क्या है? बराबर है। यानी Fs लिखूं क्योंकि सीमांत घर्षण है अभी। दूसरा है इसका भार W = mg, जो नीचे की तरफ काम कर रहा है, और इस भार का एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल यानी कि जो इसकी सतह से ऊपर की तरफ लग रहा है वो है R। अब घर्षण कोण क्या है समझिए, ये एक सदिश है और ये भी एक सदिश है। तो दोनों ही हमने वो समांतर चतुर्भुज के नियम में पढ़ा था कि जब 2 सदिश कुछ इस प्रकार से होते हैं तो इन दोनों के जो परिणाम है वो इसके विकर्ण पर होता है, इसके मध्य होगा, ये इसका रिजल्ट होगा। और ये सदिश इसके बराबर होगा समांतर भुजा के, और ये इसकी समांतर भुजा के बराबर
होगा। ठीक है, तो ये हमने समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था, वही हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर हम कहेंगे कि इस Fs और R का परिणामी बल क्या होगा, कुछ इस दिशा में होगा। ठीक है, तो घर्षण कोण क्या होगा, जिसे हम लैम्डा से दर्शाते हैं। अब इसकी परिभाषा अगर देंगे तो देखिए, इन दोनों का परिणामी सदिश ये है और ये कहलाएगा अभिलंब प्रतिक्रिया। तो हम लिखेंगे कि स्थैतिक घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी सदिश अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है उसे हम घर्षण कोण कहते हैं। मैं फिर रिपीट करती हूँ, स्थैतिक घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी सदिश अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे हम कहेंगे घर्षण कोण। ठीक है, अब रचना के लिए इसे हमें एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना है। ये O है, ये A है, ये B है और इसे हम C मान लेते हैं। तो OC परिणामी सदिश है जो कि अभिलंब प्रतिक्रिया OB के साथ घर्षण कोण बनाता है, इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका सूत्र स्थापित करना है। सूत्र स्थापित करने के लिए जहाँ कोण बन रहा है ये तो 90 डिग्री है, जहाँ कोण बन रहा है उस त्रिभुज को लेते हैं। तो त्रिभुज OBC में देखिए tan लैम्डा, अब कोण यहाँ है 90 डिग्री यहाँ है, मतलब आधार यहाँ है, लंब यहाँ है और कर्ण यहाँ है। तो आधार यहाँ है मतलब क्या होता है, P/B होता है, लंब बटे कर्ण सॉरी आधार होता है। तो कोण के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब, जिसको हम कहेंगे BC। अब देखिए ये जो BC है ये किसके बराबर होगा, OA के बराबर होगा। तो OA आपका FS है, OA किस दिशा को दिखा रहा है, FS को। तो सामने जो BC होगा उसकी भी दिशा यही होगी और FS ही होगा, तो इसकी जगह FS रख दिया। और आधार क्या है यहाँ पर, OB। तो आधार किसको दिखा रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया R को। तो tan लैम्डा इक्वल टू FS/R होता है। तो लैम्डा इक्वल टू tan इनवर्स FS/R। ठीक है, ये आपका घर्षण कोण आया। लैम्डा को हम क्या कहते हैं, घर्षण कोण। ठीक है, अब हम देखेंगे एक और कोण, विराम कोण। दूसरा कोण कौन सा है, विराम कोण। विराम कोण को हम थीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, और घर्षण कोण को लैम्डा। ठीक, तो थीटा से अगर इसे हम दर्शाते हैं तो हमें इसे क्या समझाना है कि जब कोई वस्तु किसी नत समतल से किसी थीटा कोण की ऊंचाई पर स्थित होती है तो वो जो नत समतल है क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे हम विराम कोण कहते हैं। यानी वस्तु जब किसी ढलान वाले हिस्से पर है तो वो जो उसका जो समतल है जिस पर वस्तु रखी हुई है वो क्षैतिज के साथ जितने भी कोण पर होगा उसे हम विराम कोण कहते हैं। अब देखिए वस्तु यहाँ रखी हुई है तो यहाँ बल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि स्लोप है तो ऑटोमेटिक वो फिसलने वाली है। पर अभी हम कहेंगे कि वो सीमांत संतुलन की अवस्था में है, यानी कि अभी वो स्लिप नहीं कर रही, लेकिन थोड़ा सा भी फोर्स लगा दे तो स्लिप कर जाएगी। तो जब फोर्स नहीं लग रहा मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके कारण वो बैलेंस में है, तो हम देखते जाएंगे कि अगर वो आगे की तरफ आना चाहेगी तो उसका जो घर्षण बल है वो कहाँ काम करेगा, पीछे की तरफ। तो एक तो FS पीछे की तरफ काम करता है, दूसरा है वस्तु भले ही ऐसे खड़ी है लेकिन उसका जो बल है वो तो हमेशा नीचे ही लगेगा। भाई आप टेढ़े हो जाओ, सीधे हो जाओ, उल्टे हो जाओ, कैसे भी हो जाओ, आपका जो बल है वो तो धरती नीचे की तरफ ही खींचेगी, गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की तरफ ही लगेगा। तो ये जो mg है इसका भार है वो तो कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ ही रहेगा। लेकिन इसकी सतह से एक रिएक्शन या अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो रहेगा वो R इस तरफ रहेगा। ठीक है, अब ये तो यहाँ था, यानी कि ये इसके सामने ये दिशा से किस कोण पर होगा, थीटा कोण। याद रखिएगा जो नत समतल इसके साथ कोण बनाएगा वही इसका भार इस अभिलंब प्रतिक्रिया की विपरीत दिशा में बनाएगा। तो अब जहाँ से थीटा कोण बना है इसको दो घटकों में वियोजित करो। हमें पता है कि सदिश जब बीच में होता है तो उसे दो घटकों में वियोजित करना होता है। यहाँ पर सदिश दोनों दिशा के बीच में, तो इसे घटकों में वियोजित करेंगे तो जहाँ से थीटा बन रहा है उसे हम कहेंगे mg cos थीटा और इधर आगे वाले को हम कहेंगे mg sin थीटा। तो अब आपको समझ में आया कि अगर स्लोप पर रखी हुई है और सीमांत संतुलन की अवस्था में, मतलब ये अभी गति नहीं कर रही है, उस समय इस घर्षण बल को बराबर करने के लिए सामने इसी का भार mg sin थीटा काम कर रहा है। तो इससे आपको दो चीज़ें समझ में आई। क्या समझ में आई कि R का मान जो है वो mg cos थीटा के बराबर है, समीकरण 1, और FS
किसके बराबर है, mg sin थीटा के। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को भाग दे देंगे, क्योंकि हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा चाहिए। तो एफ एस बाय आर इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा, इससे कैंसिल हो गया। तो एफ एस बाय आर इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि एफ एस बाय आर तो टेन लैम्डा के भी बराबर है। ठीक है, ऐसा हमने अभी देखा था किसमें, घर्षण कोण में। ये देखिए एफ एस बाय आर टेन लैम्डा के बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर, हाँ ये तो आप जानते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से 3rd वाली इक्वेशन उठाई हमने, तो हमें दिख रहा है कि थीटा एफ एस बाय आर के और लैम्डा एफ एस बाय आर के इक्वल है। तो टेन थीटा इक्वल टू किसके बराबर है, टेन लैम्डा के। ठीक है, आपको अगर खाली एंगल ऑफ रिपोज पूछते हैं तो आप इसको उधर कर देना, तो टेन इनवर्स एफ एस बाय आर हो जाएगा, ये थीटा का माना जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि ये प्रूफ करो कि ये दोनों इक्वल है, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि थीटा अगर ये दोनों बराबर है तो थीटा किसके बराबर है, लैम्डा के। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है, यानी कि घर्षण कोण का मान विराम कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख चुके दोनों घर्षण के प्रकार। अब इसके आगे के डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।